आज हम पाठ संसाधन एवं विकास में संसाधन नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन नियोजन ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाते हैं। मतलब रिसोर्स प्लानिंग, यानी खाली संसाधनों का होना ही खाली आवश्यक नहीं है, उसके साथ उन संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए तकनीक भी होना ज़रूरी है। यानी किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता तो एक शर्त है, उसके उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन की गुणवत्ता भी आवश्यक है। तभी हम उन संसाधनों का उचित उपयोग कर पाएंगे। अगर हमारे पास प्रौद्योगिकी होगी और उचित मानव संसाधन होंगे, तभी हम संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे। तो संसाधनों की उपलब्धता तो सिर्फ एक शर्त है, उसके साथ प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन की गुणवत्ता भी आवश्यक है। तो ये अगर साथ में मिलेंगे तभी एक संसाधनों का सुनिश्चित प्रयोग किया जा सकेगा। इसे हम बोलेंगे संसाधन नियोजन। अब हम जानेंगे संसाधनों का संरक्षण क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यानी जो हमारे पर्यावरण में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं है, लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों के अति उपयोग और उपभोग से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती है। यानी आप जितना संसाधन का प्रयोग ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए उतना काफ़ी है, लेकिन आप उसका अत्यधिक उपयोग करोगे तो वह समाज के लिए सामाजिक, आर्थिक और कई पर्यावरण की समस्या पैदा कर सकता है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। इसलिए संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। अब हम पढ़ेंगे भू संसाधन क्या है। भू संसाधन यानी भूमि, यानी हम का बात कर रहे हैं भूमि की। भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, परंतु भूमि को हम बढ़ा नहीं सकते, यह एक सीमित संसाधन है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। यानी जितनी भूमि हमारे पास उपलब्ध है, हमें उसी का उपयोग करके, उपलब्ध भूमि का उपयोग करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी होगी योजनाबद्ध तरीके से। इसलिए हम भूमि का उपयोग किन किन कामों में लाते हैं। पहला, वन। दूसरा, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। इसमें कौन कौन सी भूमि आ जाती है? बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। गैर कृषि प्रयोगों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतों के लिए, सड़कों के लिए, उद्योग में लगाई गई भूमि। तीसरा, परती भूमि। परती भूमि में भी दो तरह की भूमि आ जाती है। एक वर्तमान परती, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो। दूसरी कौन सी आ जाती है? वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती, जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष में खेती ना की गई हो। फिर चौथा, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। इसमें कौन कौन सी आती है? स्थायी चरागाह, और क्या आता है? उपवन, हमने बाग बगीचे उगा रखे हैं वो भूमि आ जाती है। कृषि अयोग्य भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो, वो आता परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि में। पांचवा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। तो ये इन प्रयोग में हमारी भूमि का उपयोग किया जाता है, लेकिन उसके गलत उपयोग से, अत्यधिक उपयोग से भूमि निम्नीकरण के समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो भूमि निम्नीकरण के कारण क्या क्या है? पहला है खनन, दूसरा अतिचारण, तीसरा अति सिंचाई, चौथा औद्योगिक प्रदूषण,
5वां वनोन्मूलन। खनन, जैसे हमने कहा कि पहला कारण जो है भूमि निम्नीकरण का खनन। क्या होता है कि खनन के उपरांत जो होता है खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, तो इससे भूमि निम्नीकरण की समस्याएं उत्पन्न होती है। दूसरा अतिचारण, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण है। वहाँ पे ज़्यादा पशु को भूमि पे छोड़ दिया जाता है, वो तो उससे भूमि क्या हो जाती है, वो जो जानवर होते हैं वो नीचे तक जब घास वास तक पूरी खा जाते हैं, जिससे क्या होता है भूमि की जो उपजाऊ भूमि है वो खराब हो जाती है। तीसरा अति सिंचाई, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अधिक सिंचाई करने से क्या होता है, पानी इकट्ठा होने के कारण क्या होता है, लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। मृदा में क्या बढ़ जाती है, लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है, तो वो भू निम्नीकरण का कारण बनती है। चौथा औद्योगिक प्रदूषण, खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना करने से क्या होता है, वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है, लेकिन जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, भूमि निम्नीकरण का कारण बनती है। और पांचवा जो है वो है वन उन्मूलन, यानी वनों का ज़्यादा से ज़्यादा काटना भी भूमि निम्नीकरण का कारण है। अब हम भूमि को कैसे बचा सकते हैं, भूमि संरक्षण के उपाय क्या है। जैसे हमने बोला वन उन्मूलन जो था वो भूमि निम्नीकरण का कारण था, तो संरक्षण का उपाय होगा कि वनारोपण किया जाए, नहीं बहुत वन लगाया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए। पशु चारण नियंत्रण किया जाए, जो पशु को बहुत सारे पशुओं को एक ही जगह पर चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उस पर नियंत्रण किया जाए, तभी भूमि को बचाया जा सकता है। तीसरा रक्षक मेखला मतलब शेल्टर बेल्ट, यानी एक ही लाइन में पेड़ या पौधों को लगाना, जिससे वो तेज हवाओं से बच सके, और जो मिट्टी जो जो उपजाऊ मिट्टी होती है जो बह जाती है पानी से, उसको बचाया जा सके। रक्षक मेखला के जरिए हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं, उसको हवाओं से और जो जल के जरिए जो उपजाऊ मिट्टी बह जाती है उसे बचाया जा सकता है। खनन नियंत्रण के द्वारा, जो हम कह रहे थे कि खनन के बाद जो खदानों को ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है, तो उसको हमें खनन की प्रक्रिया को नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। चौथा औद्योगिक जल का परिष्करण, यानी जो औद्योगिक जल को जो पानी में जो औद्योगिक जो उद्योगों का जो जल होता है, केमिकल वाला पानी और रासायनिक पानी होता है, उसे नदियों में ऐसे ही बहा दिया जाता है, तो उसको नदी में विसर्जित करने से पहले जो भूमि और जल दोनों को प्रदूषित करता है, तो उसको जल में विसर्जित करने से पहले उनको परिष्कृत किया जाए, उनको ट्रीट किया जाए। ट्रीटमेंट के बाद उसको नदियों में डाला जाए, ताकि नदियाँ और जो भूमि है वो प्रदूषण से बच सके। तो इस तरह से हम जो हमारा जो भूमि जो संसाधन है उसके निम्नीकरण को हम रोक सकते हैं इन उपाय के जरिए।